क्लास 9th में ना एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। चैप्टर है कौन सा? मोशन। तो बिना किसी देरी के देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शंस को समझना होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? r। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। भाई अगर वो यहां से चल के यहां आ गया, आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो r प्लस r कितनी हो गई? 2r। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे करना है, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा ऑप्शन सही से लिख देता हूं। इसके ऑप्शन जो है 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहे हो आपसे। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है विद वेलोसिटी u। तो कोई एक पत्थर है या कुछ भी है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी ये तो जीरो होने ही होना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, एक ही जगह पर g लिख दिया जाता है बस। जो क्या शो कर रहा है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो g है। अच्छा, ऊपर की तरफ जब कोई चीज जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर -g लिया जाएगा। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको ये किससे डिनोट कर रहे हैं? h से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल रेज। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और s या h सब आते हैं? वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाइट पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाइट। तो मुझे लगता है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाई 2 और g की वैल्यू क्या है? -g, और s की जगह पर क्या आ जाएगा? h। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो इसको सॉल्व करोगे तो -2gh आ जाएगा और ये माइनस यू का स्क्वायर। माइनस से माइनस देखो कैंसिल आउट, ये जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा। तो यू स्क्वायर ओवर 2g इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रही बात या नहीं? तो एक अच्छा एमसीक्यू है। मार्क दिस एमसीक्यू एज एन इंपॉर्टेंट वन। अब ये आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी। हमें रेशियो निकालना है। हमने एक चीज पढ़ी है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो आपसे पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब ऊपर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और नीचे होना चाहिए डिस्टेंस। अगर वो कहते हैं डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं? ये बताओ मुझे। भाई किसी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये डिस्टेंस यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट ओवर इज लेस देन इक्वल्स टू 1।
कितनी बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा या तो इक्वल टू 1 होगा या उससे छोटा होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज इक्वल टू 1, देखो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं, इक्वल और लेस देन 1, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रही बात? यानी आगे बढ़े, यह है हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं वो? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, इनमें से आपको बताना है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में होगा या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? स्क्वायर ऑफ टाइम के। पहले तो दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ टाइम किस फॉर्मूले में आता है। हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ये हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर बेटा ये कांस्टेंट हुआ, ये क्या हुआ? कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट हटता है तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाता है, ठीक है? तो यहां पर ये अगर कांस्टेंट हुआ तब ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टाइम के स्क्वायर के। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है? आगे बढ़े, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। वो कह रहे हैं फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ, वी क्या है? स्पीड, और टी क्या है आपका? टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ, इट कैन बी इनफर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले ऑप्शंस रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर कर पाओगे, ठीक है? जैसे कि इन यूनिफॉर्म मोशन, वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, नहीं होता है? लेकिन बेटा उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। क्या होता है? यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है? तो देखेंगे, अभी मैं आंसर ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आंसर, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एट रेस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा ध्यान से समझना, ये है यहां पर टाइम भी 0 है और स्पीड भी 0 है। इस ग्राफ में स्पीड यहां तक पहुंच गई है, इसका मतलब ये रेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी यहां तक, मतलब मान लीजिए पहले 0 थी, 10, 20, 30, 50 तक आ गई। फिर मान लीजिए कि आप घर से निकले और हाईवे तक पहुंचे, तब तक आपकी स्पीड 50 हो गई थी। फिर 50 के बाद आपने सोचा 50 पे ही चलता रहूंगा, 50 50 50 50 50। देखो टाइम तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, तो टाइम चलता जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन जरूर दिया हुआ है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट, वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ है। समझ आ रही बात है? नहीं? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहेगी ना, यहां तो कम ज्यादा हो ही नहीं रही है, तो ये नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? फिर तो वो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है स्पीड के केस में, तो ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। तो कांस्टेंट स्पीड दी हुई है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज दैट बॉय इज एट रेस्ट। अरे भाई मूव कर रहा है तो रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, नहीं भाई ये भी गलत है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, यस हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसको एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाता है। समझ आ रही बात है नहीं?
तो ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मैरी गो राउंड देखा है ना, ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सर्कुलर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। देखो मैं आपको बता दूं, एरिया अंडर द कर्व, समझिए जरा, ये है आपका ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व, मतलब मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। इसके नीचे क्या है, एरिया। इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपको मिलता है डिस्टेंस। क्या मिलता है, डिस्टेंस। याद रखना ये बात, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। इसलिए यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी। समझ आ रही बात यानी। आगे बढ़े, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, 4 कार्स ए बी सी एंड डी। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आर मूविंग ऑन अ लेबल्ड रोड, एक प्लेन रोड पे मूव कर रहे हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर दिस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो मेरे ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो, इसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और डिस्टेंस बहुत कम कवर किया है। ये इस एक्सिस पे डिस्टेंस है और इस पर टाइम है। इस पर देखो, इसको टाइम तो थोड़ा कम लगा है लेकिन इसने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिया। इसको टाइम और कम लगा है, डिस्टेंस और ज़्यादा कवर कर लिया है। इसको तो सबसे कम टाइम लगा और डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा कवर कर लिया है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बी जो है वो स्लोएस्ट है और सी जो है वो फास्टेस्ट है। अब हम जरा देखते हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए इज फास्टर देन डी, नहीं, गलत बात है। कार बी इज स्लोएस्ट, देखो कार बी जो है वो स्लोएस्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कार डी इज फास्टर देन कार सी, तो कार डी जो है वो सी से फास्टर है, नहीं, ये गलत बात है। इसके बाद कार सी इज स्लोएस्ट, नहीं, स्लोएस्ट तो हमारी कौन सी है, बी है, इसलिए ये भी गलत। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो जरा, क्या बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा बिल्कुल सही है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो मेरे हिसाब से तो भाई क्या होना चाहिए, ए। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये सही होता। समझ आ रही बात या नहीं, ऐसे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़े, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो इधर, ये वेलोसिटी, ये टाइम, इन दोनों का जो रेशियो है वेलोसिटी ओवर, बेसिकली ग्राफ में हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं, एक्सेलरेशन के लिए निकालते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। देखो डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड है, तो वेलोसिटी की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब बचा क्या, एक्सेलरेशन। ऐसे भी समझ सकते हो। यहां पर आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। भाई एक स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, नहीं, पेंडुलम नहीं, अर्थ नहीं, एक ही ऑप्शन है स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होंगे। कोई डाउट?
नोट करो सारे के सारे।